अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, चीफ जस्टिस अतर मिनिंदा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी। रियासत का रद्द-ए-अमल आम शहरी के गायब होने पर भी यही होना चाहिए। लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द-ए-अमल गैर मौसर है। रियासत माँ के जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। कोई भी मुतासरा शख्स आए कि इसका अजीज लापता हो गया है तो ये रियासत का नाकामी है। चीफ जस्टिस अतर मिनिंदा ने ये रिमार्क्स तब दिए जब वो ब्लॉगर और सहाफी मुदस्सर नारू लापता केस की समाअत कर रहे थे। मुदस्सर नारू अगस्त 2018 में कागान से गायब हो गए थे। इनकी एहलिया सदफ चुगताई मुदस्सर के इंतजार में रवां साल मई में इंतकाल कर गई और इनका बेटा सच्चल सरमस्त आज भी अपने बाप का इंतजार कर रहा है। आज वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शिरीन मिजारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर अदालत में पेश हुए, जबकि मुदस्सर नारू की जानिब से उस्मान बड़ाइच पेश हुए। ताहम ईमान मजारी जो उनकी कौर वकील है बीमारी की वजह से पेश न हो सकी, मगर उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर उनकी वालदा शिरीन मिजारी जो है उनको आज अदालत ने तलब किया। वफाकी वजीर शिरीन मिजारी को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इसलिए जहमत दी कि मुल्क में जबरी गुमशुदगियों का रुझान है। किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्हें कि ये एक हफ्ता हमें मजीद दे दे तो जस्टिस अतर मिनिंदा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, एक बंदा 3 साल से लापता है और आप मजीद वक्त का कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जबरी गुमशुदगियों में सिर्फ रियासत नहीं बल्कि गैर रियासती अनासर भी शामिल होते हैं और किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर कोई एक लापता हो जाए तो इसका पूरा खानदान मुश्किलात बर्दाश्त करता है। हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजर गई, उन्होंने कहा। शिरीन मिजारी ने कहा कि वजीर आजम मुतासरा खानदान को जरूर सुनेंगे, ताहम वो पहले खानदान के अखराजात की अदायगी पर काम करना चाहती हैं। इनका मजीद कहना था कि लापता शख्स के बेटे और दादी की वजीर आजम से मुलाकात कराई जाएगी, ताहम इनकी जानिब से अब तक बयान हल्फी नहीं मिला, इसलिए मुआवजे और अखराजात की अदायगी नहीं हो पाई। अदालत ने हुकूमत से 13 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राहत महमूद जो मुदस्सर नारू की वालदा हैं, सच्चल सरमस्त की दादी हैं, उस्मान बड़ाइच जो मुदस्सर नारू की तरफ से अदालत में पेश होते रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राहत साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। सवाल आपसे ये है कि आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई तो आप बड़ी पुरुमीद थी, ईद की आमद थी और आपने कहा था कि हो सकता है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। उस वक्त भी आपकी मुलाकात हुई थी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मिजारी साहिबा से। तो आज आपको जो अदालती कार्रवाई हुई है उससे कुछ उम्मीद आपकी जागी? जी, उम्मीद तो जागी हुई, लेकिन एक बात का दुख है, जो कानून की बात की गई कि आइन जो बनना है, कानून बनना है। जी देखो, मैं जब धरने पे डी चौक में बैठी थी उस वक्त भी शिरीन मिजारी इमरान खान की तरफ से आई थी। उसने कहा था कि कानून साजी होगी और बहुत सारे लोग आए थे, वो यही हमें कह रहे थे संजीदा हो गए, असेंबलियों में बैठेंगे, कानून साजी होगी और ये फिर जल्दी इतनी जल्दी ये मामला नहीं हल होता, आप लोग उठ जाए धरने से। तो मैंने उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। मैंने कहा था ये लोग संजीदा कब होंगे, ये कानून जो है, कानून साजी हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी और ये कब कानून जो बनाएंगे। अब देख ले, फरवरी की बात है तो अब भी कानून की बात हो रही, तो ये कितने दुख की बात है। ये एक माँ जानती है कि 3 साल किस तरह गुजारे और एक एक दिन किस तरह, एक एक पल किस तरह गुजरता है। वहां डी चौक में जब मैं सड़क पे लेटी हुई होती थी रात को, तो बहुत सारे सहाफी और बहुत सारे मेरे भाई बहनें आती थी, वो कहती थी हमें बड़ी तकलीफ होती है, आप लोग किस तरह तकलीफ काट रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये तो माँ के लिए तकलीफ ही नहीं, तो जो मेरे अंदर तकलीफ है, जो मेरे अंदर दुख है, काश वो आप लोग देख सके। ये हमारे लिए नहीं है कि हम रात जाग रहे हैं, जब सर्दी में लेटे हुए हैं, जब सड़क पे लेटे हुए हैं।
راحت بی بی، ایک بات اور شرین مزاری صاحبہ نے کہا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی کیونکہ آپ نے بیان حلفی نہیں دیا اس لیے معاوضہ بھی ابھی تک آپ کو نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک بیان حلفی نہیں دیا حکومت کو؟ بیان حلفی ہم نے دے دیا. ہم نے بتایا ہے کہ ہم نے وہ ایبٹ آباد میں ہے ہمارا بچہ اور جو لوگ آتے رہے وہ ہم نے دیا. لیکن جو معاوضے کی بات ہے یہ تو ہمارے زخموں پہ مرہم نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، سچر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو پیسے یا رقم ہے جو میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہے. مجھے تو میرا بچہ چاہیے. ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے. اور یقیناً آپ کا جو آپ کہتی ہیں نا کہ تبھی آپ کے دل کو چین ملے گا جب آپ کا بیٹا گھر آئے گا. عثمان برائد صاحب، آپ کافی دیر سے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوگی وزیر اعظم کے ساتھ اور وزیر اعظم ان سے ملیں گے، اس کا کوئی اچھا مثبت نتیجہ نکلے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا آپ کا جو کلائنٹ ہے بلکہ آپ کے جو کلائنٹ کے جو بچہ ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا؟ شکریہ منیزے فار ہیونگ می آن یور شو. میں تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ کیس کا بتا دوں. 20 اگست 2018 سے مدثر محمود نارو جو ایک صحافی اور ایک پوئٹ ہے وہ لاپتہ ہے. بنیادی طور پہ جو ان کی فیملی نے جو ہمیں بتایا، جس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کن پوسٹ اور کن سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کی پاداش میں اسے جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا. وہ لاسٹ پوسٹ جو اس کی تھی، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی الیکشن انجینئرنگ آف دی 2018. اس میں جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو غیر آئینی کردار ہے اس کے ناقد کے طور پہ وہ اس پہ تنقید کر رہا تھا. اب 3.5 سال تقریباً ہونے کو چلے ہیں اور یہ میٹر اس سے پہلے بیفور کمنگ ٹو دی ہائی کورٹ ہم کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈس اپیرنسز میں گئے. وہاں پہ یہ پینڈنگ ہے پٹیشن. وہاں پہ ایک JIT کانسٹیٹیوٹ ہوئی جس کے اور اس کمیشن کے آرڈر کی روشنی میں FIR درج ہوئی. پہلے تو FIR بھی درج نہیں ہو رہی تھی. اس میں جو JIT کانسٹیٹیوٹ ہوئی وہ کسی کانکریٹ کوئی ایویڈنس، کوئی کانکریٹ رپورٹ کمیشن کے سامنے پیش نہیں کر سکی اور ابھی تک کمیشن اپنی فائنڈنگ اس کے اوپر نہیں دے سکی. اور انہوں نے جو ریاستی ایجنسیز ہیں ISI MI اور جو پروونشل ٹاسک فورس ہے انہیں مزید ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی کنسرٹیڈ ایفرٹس جاری رکھیں ان کی تلاش میں. اب میں آتا ہوں اس پٹیشن پہ. یہ ہماری جو آئینی درخواست ہے جو عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہے، اس کو بھی آج تقریباً 11 ماہ ہونے کو چلے ہیں. اس میں 14 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں. آج کا فیصلہ بہت خوش آئند ہے اور we in our legal fraternity and while representing this petitioner we really appreciate the order of this court کہ آج انہوں نے جو عدالت عالیہ نے آرڈر پاس کیا ہے اس آرڈر کی روح سے جو ریاستی ادارے اور جو ایجنسیز ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. ان کے کردار کو اس آرڈر نے بری طرح ایکسپوز کیا ہے. جب عدالت یہ کہتی ہے کہ ریاست شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے، ریاست ان کے ویئر اباؤٹس لوکیٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے، ریاست کا کام، ریاست کا رول ماں کے جیسا ہوتا ہے جو اس پرٹیکولر کیس میں نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد ہماری آج بھی کورٹ میں یہ استدعا رہی جب وردی منسٹر کورٹ کے یہ اسسٹ کر رہی تھی کہ ہم ایک لا جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں جو کہ پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور سینٹ میں ٹیبل ہو. تو تب بھی ہماری صدا یہ تھی کہ یہ ایک حبس بھیجا کی درخواست ہے جو پچھلے 11 ماہ سے زیر التوا ہے. جی مگر دیکھیے عثمان، بات یہ ہے کہ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے اور راحت بی بی بھی بیٹھی ہوئی ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہوا کہ مدثر نارو جو ہیں وہ دریا کے اندر گر گئے ہوں. دیکھیں منیزے، آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دس از 2021.
सोशल मीडिया का दौर है और आज तो कोई भी बात, कोई भी खबर एक सोसाइटी में सामने आने से नहीं रुकती। अगर रिस्पोंडेंट्स का, पुलिस का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का या इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मौकफ है जी कि वो द मिसिंग पर्सन वो ही हैज गॉन ऑन इज ऑन, वो अपने तौर पे कहीं चला गया है या वो खुदा ना खास्ता दरिया में गिर गया है, तो इसको ट्रेस करना, इसके वेयर अबाउट्स को ट्रेस करना और उसकी खुदा ना खास्ता वो हुकूमत का काम है। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। राहत बीबी, अब चूंकि अदालत ने कहा है और शीरीन मिजारी साहिबा ने भी कहा है कि आपकी मुलाकात होगी वजीर आजम से, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो हम शुरू से लगाए हुए हैं। पिछले साल भी हमें जब फरवरी में इस साल हमने जब धरने पे बैठे थे, उस वक्त भी बड़ी उम्मीद थी कि वजीर आजम साहब हमारी बात सुनेंगे, आएंगे, हमारा दुख बांटेंगे, लेकिन वो उन्होंने शीरीन मिजारी साहबा को भेजा और हमारे तरफ से 3 लोग गए नुमाइंदे। उन्होंने अभी तक कोई डेट फाइनल हुई है कि जी आप कब मिलेंगे, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, अभी नहीं कोई हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जी उस्मान, बिल्कुल वक्त की किल्लत है तो बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा उस्मान जी। जी अदालत आलिया ने इसमें 4 बुनियादी डायरेक्शंस रिस्पोंडेंट को दी हैं कि एक तो मुदस्सर नारू के लवाहिकीन को वजीर आजम से उनकी मुलाकात अरेंज की जाए, दूसरा मुदस्सर नारू के वेयर अबाउट्स को लोकेट करके उसको अदालत में पेश किया जाए जी, और तीसरा अगर वो अदालत में मुदस्सर नारू को पेश करने में नाकाम रहते हैं और जो एजेंसीज, जो फंक्शनरीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, और चौथा कि अगर वो अदालत में मुदस्सर नारू को पेश करने में नाकाम रहते हैं तो ये फिर अटॉर्नी जनरल आके कोर्ट में बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल कैबिनेट। ऑल राइट, तो फिर उन्होंने जिम्मेदारी की भी बात की है, इसीलिए ये एक अहम फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। अब आपने जैसे बताया कि अदालत ने जिम्मेदारी आयद कर दी है, और राहत महमूद साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि आपका बेटा जल्द घर वापस आ जाए। नाज़रीन, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ना सिर्फ मुदस्सर नारू जो हैं वो अभी तक लापता है, मगर सचल सरमस की जो वालदा हैं, मुदस्सर नारू की बीवी, वो भी रवा बरस जो हैं चल बसी। उनके इंतजार में तो हम उम्मीद करते हैं कि लापता अफराद जो हैं वो अपने घरों को वापस आएं। अब वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम रुख करते हैं गवादर का। मर्ची में बलूच गुआरशमा गिंदगे माता गिंदगे ये हमें वजह छे दात का मजबूर पहले आसुदक बीतगा तो लोगा निश्तगा बीतगा मर्ची टोलर वजह छे बजदगा दो रोज वरग न वरा और दूमी कप हमें वास्ते तो दरद के दूमी में मात ब्रात पेट बर्तगन ते 21 साल भी लापता है गारा। वेलकम बैक नाजरीन। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन मुजाहिरीन की सबसे बड़ी रैली निकाली गई। ये रैली गवादर को हक तो तहरीक का हिस्सा है। रैली से खिताब करते हुए तुलबा नफीसा बलोच ने कहा कि हम माएं बहनें मकरान के मजलूम अवाम की आवाज हैं। उन्होंने कहा कि मैं डरने वालों को बता देना चाहती हूं कि जुल्म और जबर के बायस डर और खौफ खत्म हो जाता है। यहाँ पर जुल्म की इंतहा है। हम भूखे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें ना सेहत और तालीम की सहूलत हासिल है, यहाँ ना पानी है और ना ही बिजली। गवादर के लिए सीपैक को एक तरक्की का मॉडल बनाकर पेश किया जाता है, पर हकीकत इसके बरक्स है। कई अरसे से और खास तौर पे 15 नवंबर से गवादर के पोर्ट रोड पर धरना जारी है, जिसमें खवातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनके मुतालबात हैं कि जिला गवादर, केच और पंजकोर में गैर जरूरी चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए। तमाम तालीमी इदारे, हस्पताल और तफरीही मुकामात से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दिया जाए। हक तो तहरीक के कारकुनान पर तमाम मुकदमात 15 दिन में खत्म किए जाएं। हक तो तहरीक के कायद के नाम फोर्थ स्केड्यूल से निकाले जाएं। ईरान से सरहदी ताल्लुकात बहाल किए जाएं ताकि ट्रेड हो सके। माही गिरों को समंदर तक रसाई दी जाए और बड़े ट्रॉलर्स को मुकरान की समंदरी हदूद तक जाने से रोका जाए ताकि मुकामी माही गिरों की ज़राए माश मुतासिर न हो।
इनमें से कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं, पर अभी भी गवादर को हक तो तहरीक के मुजाहिरीन का कहना है कि वो धरना जो है वो जारी रखेंगे गवादर के अंदर, और अगर मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो 15 दिसंबर को कोस्टल हाईवे पर धरना भी देंगे। इस तहरीक को काफी अरसे से जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हदायतुर रहमान साहब जो है लीड कर रहे हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और समीरा सदीक साहिबा गवादर में स्कूल टीचर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमने पीर को करना था क्योंकि हम चाहते थे कि हुकूमती मौक़िफ़ भी जो है इसके अंदर हम शामिल करें, मगर हमने बहुत कोशिश की कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान से हम बात करें। उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, कहा कि हम आपके प्रोग्राम में आएंगे। इस वक्त वो बलोचिस्तान के बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन के सूबाई वजीर हैं, मगर उन्होंने फिर आखिरी वक्त पे आने से इनकार तो नहीं किया, मगर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर हमने ये भी कोशिश की कि मीर ज़हूर अहमद बुलेदी से हम बातचीत करने की कोशिश करें, उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। वो सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं और वो जो मुज़ाकरात होते रहे उसके अंदर शामिल भी रहे हैं, मगर उन्होंने भी हमें टाल दिया और शिरकत नहीं की। बहुत जरूरी है कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए, चूंकि वहां पे पहली दफा हमने देखा है बलोचिस्तान में कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की है। सबसे पहले समीरा आपकी जानिब आती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि बलोचिस्तान में खवातीन नजर ही नहीं आती, मगर इतनी बड़ी तादाद में ग्वादर में एक पसमानदा इलाके में वहां पे एक मुजाहरा किया गया, खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या मजबूरी थी कि आपको सड़कों पे आना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो जाहिर बात है, हमें भूख में, हमें प्यास में, हमारी बुनियादी हकूक से महरूम हमें किया गया, इस वजह से हम निकले। क्योंकि जो ग्वादर की जो अक्सर आबादी है, अक्सर जो लोग माहीगीर हैं, तो उन जब समंदर में जाते हैं तो उनके पास एक जाल रखने के लिए टोकरी होता है, तो उनके जो कपड़े होते हैं माहीगीर के, उससे भी इंसान पहचानता है कि ये माहीगीर है। इसके पास एक टोकरी है, उसके अंदर जाल रखा हुआ है और समंदर जा रहा है, फिर भी उसको रोकते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। नजर भी आ रहा है कि वो समंदर की तरफ जा रहे हैं, अपनी कश्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनको कई घंटों तक रोकते हैं, सवाल जवाब करते हैं। यानी हमारे बाप और भाइयों की तजलील आए दिन हो रही है। इसलिए जो मतलब इनको माहीगीरों को इजाजत दी जाए, मतलब जिस तरह पहले जाते थे समंदर और वापस इसी तरह आते थे, लेकिन कोई पूछताछ नहीं था, इज्जत से जाते थे रोजी कमाने के लिए और इज्जत से वापस आते थे। लेकिन अब जो है अपनी रोजगार के लिए भी जो है जहां जहां पर जो इनकी छावनियां लगी हुई है कोस्ट गार्ड की, कभी कभार तो मारते भी हैं मजदूरों को, मजदूरों को मारते भी हैं। ठीक, हदायतुर रहमान साहब जो ये बात कर रही हैं उस हवाले से कुछ आपके मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती टीम के साथ, और उसके तहत ये भी फैसला किया गया कि जो बड़े ट्रॉलर्स हैं उनको आपके हदूद के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। फिर और भी कुछ मुतालबात आपके थे, उसके ऊपर उन्होंने कोई रजामंदी की है कि जी हम आपके मुतालबात मानते हैं। तो फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी 15 दिसंबर को आप धरना देंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अहले बलूचिस्तान को कौमी मीडिया से तो हमें शिकवा है कि हमारी आवाज को ये उठाते नहीं है, लेकिन आपने ये हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमें ले रहे हैं, हमें हमारी बात सुन रहे हैं और हुक्काम बाला तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। तो इससे हमारे 15 नवंबर से हमारा एहतजाज आज 17 दिन हो गए धरने को। तो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदा वफ्द और जिला इंतजामिया के भी आए। हमारे जो डिमांड थे वो तो मानते हैं इस बात को कि आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है और ये कानूनी हक है तुम्हारे, और ये नाजायज भी नहीं कहते कि तुम्हारे ये मुतालबात ये कोई नाजायज है। वो तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, कबूल भी करते हैं। हमारा एहतजाज इस बात पर है कि अमल दरामद नहीं है, इन पे अमल दरामद हो। ये ट्रॉलर माफिया जो हमारे समंदर को ताराज कर रहे हैं, हमारे समंदर से निकल जाए। उनके पास ममनुआ जाले हैं ट्रॉलर्स के पास, और जो पूरी समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी कर रहे हैं
जालों पर पाबंदी लगाई जाए, ट्रॉलर्स पे पाबंदी लगाई जाए, इनको मगर वो तो अब लग गई है ना अब्दुल-रहमान साहब। जो मेरे पास आपका जी, जो मेरे पास इस वक्त नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर ये लिखा गया है होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का, और क्वेटा को 24 नवंबर को उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान जो है वो ये ऐलान करती है कि एक पाबंदी लगा दी जाएगी गैर कानूनी ट्रॉलिंग के ऊपर 12 नॉटिकल माइल्स के इर्द गिर्द, जो ग्वादर के समंदर के अंदर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये फिलफौर जो है ये पाबंदी लगा दी जाएगी और यही हमारी आवाम के लिए बेहतर है। ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। तो आपका, आप नहीं समझते एक बड़ा मुतालबा आपका जो है वो हो गया है, वो मान गई है हुकूमत? इसको तो, इस नोटिफिकेशन को तो 6 दिन हो गए और ये नोटिफिकेशन कोई नई नहीं है, ये तो कानून में ऐसा है, लॉ में है, ये फिशरीज ऑर्डिनेंस में मौजूद है। 1986 का जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी यही अल्फाज है। असल पे अमल दरामद का है। अगर ये फिशरीज ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद होता तो आज इस नोटिफिकेशन की जरूरत ही ना थी। तो असल मसला तो हमारा रोना ही है, ये एहतजाज इसलिए, धरना इसलिए है कि अमल दरामद किया जाए उस कानून और लॉ पर भी, इस नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद की कमी है। कागज तो हमें तो थमाया गया, हमें दिया गया, लेकिन इस पर हमारी हुकूमत ने अमल ही नहीं किया। मुझे ये बताइए कि अगर इन आपके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो इसका क्या असर बलोचिस्तान के, खास तौर पे जो गवादर की अवाम है, उस पे क्या असर होगा? देखिए उस पे असर ये होगा, देखिए जब बंदा भूखा होगा, भूखा प्यासा बंदा फर्द भूखा हो और आप एक माशी कातिल जो पूरे समंदर को ताराज कर रहा है, वफाकी हुकूमत उसकी सरपरस्ती करे, सूबाई हुकूमत सरपरस्ती करे, तमाम इदारे उसकी सरपरस्ती करे, और भूखे इंसान को आप कहें कि आप कानून की पाबंदी करें, लॉ की पाबंदी करें, आइन की पाबंदी करें। हम ताराज करने वाले चोरों डाकुओं के साथ हैं, वफाकी हुकूमत उसके साथ है, और मजबूर अवाम कानून का एहतराम करे तो बहुत बड़ा अनारकी फैल सकता है, बदअमनी फैल सकती है। तो फिर कोई कानून का एहतराम नहीं करेगा। ठीक, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों को हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने उनको दावत दी थी, बहरहाल वो नहीं आए इस प्रोग्राम के ऊपर। हम चाहते हैं कि वो आए, अपना मौकफ जो है हमारे सामने रखें। हमारे साथ है नूर मोहसिन, जो आज टीवी के गवादर के अंदर नुमाइंदे हैं। नूर, आप ये मसला काफी अरसे से देख रहे हैं, इसके ऊपर आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस वक्त हुकूमत जो है वो क्यों नहीं सामने आ रही, मीडिया से क्यों बात नहीं कर रही, और जो मुतालबात हैं वो क्यों उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा? नोटिफिकेशन तो आ गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप मौलाना साहब से बात कर रही थी, तो मौलाना साहब ने जो कहा वो वही बात है कि अमल करने का, किसी भी एक्शन को जो ना बाकायदा पूरा करने का। तो जो हुकूमती वज़रा, हुकूमती इदारों से ताल्लुक रखने वाले अशखास जब यहाँ पर आए, उन्होंने जो नोटिफिकेशन दस्तखत किए, नोटिफिकेशन जारी किए, इसको तो तकरीबन 4-5 दिन से भी ज्यादा अर्सा गुजर चुका है। मौलाना साहब ने 2-3 उसके प्रोग्राम थे वो मुअख्खर कर दिए, लेकिन ये शर्त रखा कि मैं अपने धरने को 3 दिनों तक बिल्कुल जारी रखूंगा। अगर इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने जारी किए हैं, मैंने देखा, मेरे लोगों ने देखा कि उस पर बाकायदा तौर पर अमली इक़दाम शुरू हुए, तो मैं ये धरना खत्म करूंगा। इससे पहले मौलाना साहब के जो उन्होंने ऐलान किया था कि एक्सप्रेसवे को बंद करने के लिए और मकरान कोस्टल हाईवे को बंद करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए और मौलाना साहब को उन्होंने और आवाम को उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम बाकायदा इस पर अमल करेंगे, तो उन्होंने वो बाकी प्रोग्राम मगर नूर साहब, बात ये है कि मीर ज़ुहैर अहमद बुलेदी साहब ये तो इनके साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, तो क्या वजह है कि एक तो वो मीडिया के ऊपर से नहीं आ रहे, कतरा रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे? क्या वजह है कि ये मामलात जो हैं सुलझ नहीं रहे? और हमें ये भी बताइए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस इलाके को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, यहाँ पे एक इमेज सा बना हुआ है कि जी गवादर के अंदर बहुत सारा ये तरक्की हो रही है, मगर वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा जरिया माश है वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो वहां पे हो क्या रहा है? क्यों उनके जरिए माश के ऊपर एक, आप समझ लें, खतरे की घंटी बजी हुई है? देखिए जी, ये समझ में ना आने वाली बात है। जिस तरह हम पहले अर्ज कर रहे थे
के जो हुकूमती इदारे हैं वो मीडिया पर नहीं आना चाहते हैं, क्यों? वो अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं देना चाहते? ये अजीब सी बात है। अगर उनके पास कोई मुदल्लल दलाइल हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कि भाई जी हम दे चुके हैं, इस पर अमल करा रहे हैं, लेकिन जो मौलाना साहब हैं, जो गवादर के अवाम है, उसको नहीं मान रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मौलाना साहब यही कह रहे हैं कि भाई आप उस पर अमल करा दें तो हम उठने के लिए तैयार हैं, यहाँ के लोग उठने के लिए तैयार हैं। इनके अलावा जो आप कह रही थी कि जो रोजगार नहीं करने दे रहे, इनका भी यही कहना है, इनका भी यही मानना है, ग्वादर के जो अवाम है मौलाना साहब की क़यादत में, उनका ये कहना है कि जी हम मुलाजमत हमें नहीं चाहिए, हमें कोई पुख्ता रोड नहीं चाहिए, हमें मोटरवे नहीं चाहिए, कोई ग्रीन ट्रेन नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए कि जो हम हजारों साल से समंदर से रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमें आजादी के साथ समंदर जाने दिया जाए, हमें तकलीफ ना किया जाए। और इनके साथ साथ जो हमारी समंदर को बांझ बनाया जा रहा है, बिल्कुल 2000 से ज्यादा वो बता रहे हैं कि गैर कानूनी फिशिंग का सिलसिला जारी है, हुकूमत उनको रोके, वफाकी हुकूमत और ये जो बड़े ट्रॉलर्स हैं ये कहाँ से आते हैं? जी ये क्या ये बलूचिस्तान के ट्रॉलर्स हैं? जी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंध गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए हुए हैं। अच्छा। अभी उनका ये कहना है कि जी हुकूमत बलूचिस्तान ने हमें अलाउ किया है, वो उनके बकौल वो बट्टा लेते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ लेते हैं, ये उनका मौके पे। लेकिन ये ट्रॉलर जो आते हैं ये सिंध से आते हैं और सिंध पिछड़ी से ये बाकायदा रजिस्टर्ड है। ठीक है समीरा, एक डिमांड ये भी है कि जी ईरान के साथ जो है चेक पोस्ट है, उनके साथ जो हमारा एक रास्ता बहाल था, आप कहते हैं कि जो आपके जो कनेक्शंस बहाल थे, नेटवर्क बहाल था, वो फिर से बहाल करें, तो ये मुतालबा आपका क्यों है ईरान के हवाले से? क्योंकि हमारे जो कुर्दनोश की सारी चीजें ईरान से आते हैं, जैसे पेट्रोल भी आते हैं वहां से, तो यानी हमारी जरिया मुआश का एक रास्ता जो है ईरान है। ईरान से तिजारती हमारा रास्ता है, हम लोग तिजारत के अंदर ईरान से चीजें हमारे यहाँ आते हैं। और जो है मतलब एक तो बॉर्डर है हमारा, पहले तो मतलब वो तो इज्जत के साथ, जब यही मसला है ना, वहाँ बलूचों को बेइज्जत किया जाता है, और यहाँ भी जो मतलब समंदर जाने के लिए भी शहर के अंदर भी कदम कदम पर चेक पोस्ट है, तो शहर में भी जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजार जाएं तो उनको भी बार बार तजलील किया जाता है, बार बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ जैसे बॉर्डर पर अभी टोकन सिस्टम किया हुआ है लोगों ने, तो वहाँ भी खासकर बलूचों की जो बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जो ये बात आप कर चुकी हैं, मगर बुनियादी बात आपकी ये है कि आपके इलाके के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह आपने पेट्रोल की बात की, वो ईरान से आता है, और अगर वहां पे पाबंदियां लग जाएं तो आपका जरिया माश जो है उसके ऊपर बुरा असर होता है। जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गवादर के ज्यादातर मतलब आधे ऐसा लोग जो है, ज्यादातर लोग जो माहिर है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका जो कारोबार होते जा रहा है ना समंदर से वहाँ बॉर्डर के जरिए। समीरा ये बताइए कि कब तक खवातीन जो हैं वो इस धरने में शामिल रहेंगी? जब तक मौलाना हमें इजाजत देंगे, जब तक कहेंगे, तो हमारी सारी खवातीन हाजिर हैं। अगर मौलाना 1 साल तक के लिए कहे तो हम 1 साल तक उनके साथ हमेशा समझ गई आपकी बात। अब्दुल रहमान साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमती वफ्द ने आपको कुछ बताया है कि जी हम जल्द से जल्द इसके अमल दरामद कर देंगे? क्या उम्मीद है आपको इस बार? देखिए, हुकूमत वाले तो कहते हैं हम कर रहे हैं, करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, संजीदा है, मुखलिस है, अपने इखलास की भी बता रहे हैं कि हम मुखलिस है, संजीदा भी है, सब बता रहे हैं। तो 70 साल से हम सोचते हैं हर हुकूमत हमें बताती है, लेकिन हमारा यही डिमांड है कि भाई हम अपने आंखों से ग्राउंड में अब अमल करते हुए, अमल होते हुए देख ले, तब हम समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है। और तब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे, धरना करते रहेंगे, दफ्तर में जाए, क्योंकि जी हम यहाँ सर्दी का मौसम है, खवातीन भी बाहर है, तो ये कल पूरा काफी मुश्किल होता है इतना लंबा धरना करना। लेकिन खवातीन अभी तो हमारे धरने में नहीं है, खवातीन परसों रैली में थी, खवातीन और बच्चे घरों में है, हम भाई और जितने मर्द हजरात है वो धरने में है, और इंशाल्लाह सर्दी भी मुकाबला कर रहे। सर्दी तो हमारे इस धरने की वजह से गर्मी में तब्दील हो गई है, तो ये सर्दी भी नहीं है, अभी गर्मी हो गई है हमारी तरफ।
یہ ہمارے لوگوں کا جذبہ جو ٹھیک، بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سمیرہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، نور محسن صاحب آپ نے ہمیں گوادر سے جوائن کیا. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے گوادر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین نکلی ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، ذریعہ معاش کی بات کرتی ہیں. ناظرین جس ترقی جو ہے صحیح معنی میں اب اگر دنیا کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو ترقی انہی جگہوں کے اوپر ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو ادھر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پیٹرول پرائسز کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھی خبر یہ ہے کہ تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی آئی ہے، مگر بری خبر یہ ہے کہ حکومت نے اگلے 15 دنوں کے لیے تیل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی اور جنرل سیلز ٹیکس بڑھا دیا ہے. سیلز ٹیکس اور لیوی بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے IMF کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی ہے. اگر حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی نہ ہوتی تو تیل کی قیمت 8 سے 9 روپے نیچے آ سکتی تھی. دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کروانے کے لیے $3 ارب دیے ہیں، لیکن اس کا ایکسچینج ریٹ پر بھی ابھی تک کوئی اثر نہیں آیا. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فرحان بخاری صاحب جو تجزیہ کار ہیں، ایک اکنامک ایکسپرٹ ہیں اور قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں لکھتے ہیں. فرحان بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ تو تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں مگر پاکستان کے اندر نہیں آئیں؟ جی اس کی وجہ سب سے بڑی جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے روپے کی قدر گزشتہ چند مہینوں میں متواتر کم ہوتی رہی ہے. اور جب مثلا $1 کا آپ کو 150 یا 155 روپے ملتا تھا تو باہر سے جو آنے والی چیزیں تھیں جن کی قیمت ڈالر میں ہی لگتی تیل سمیت تو آپ کو ہر ڈالر کے لیے 155 روپے دینا پڑتا تھا. آج وہی ڈالر جو ہے ملک میں 170 روپے سے زیادہ کی قیمت میں بک رہا ہے. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یعنی روپے میں اس کی کم قیمت پہ اس کی خرید کر سکیں عام صارفین کے لیے، بلکہ وہ 170 پلس والی کیفیت جو ہے اسی پہ چلے گا. اور پھر ملک میں جو ٹیکس کا نظام ہے، حکومت چاہے جتنے بلند و بالا دعوے کرے وہ اتنا فرسودہ ہے ابھی تک اور اتنا غیر فعال ہے کہ نتیجتاً حکومت کو اور کسی بھی حکومت کو ماضی میں بھی ہوا ہے کہ حکومتیں کرتی آئی ہیں کہ اسی قسم کے انڈائریکٹ میجرز لے کے انڈائریکٹ فیصلے کر کے وہ جہاں سے بھی وہ پیسہ بٹورتی ہیں تاکہ سال کے آخر میں جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کسی حد تک قابو میں آ سکے. اور دوسری طرف یہ جو سعودی عرب نے ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر $3 ارب جو رکھوائے ہیں، اس کے شرائط کہتے ہیں بہت سخت ہیں. اس کے شرائط کا براہ راست اثر پاکستان کی فورن پالیسی پہ کیسے پڑے گا؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلے سعودی عرب نے یہ پیسے رکھوائے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور شکایت کی تھی کہ جی OIC کے جتنے بھی ممالک ہیں جس کے اندر سعودی عرب شامل ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی بھی بیان نہیں دیتے. اس کے بعد سعودی عرب بہت ناراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ جو پیسے ہیں ہمیں واپس کریں، پھر چائنا سے لے کے ہمیں واپس کرنے پڑے. تو اور ملیشیا کے ساتھ بھی جو ہمارا ایک گٹھ جوڑ بن رہا تھا مہاتیر کے ساتھ وہ بھی نہیں بن سکا، اور جو ایک سمٹ بننے چلی جا رہی تھی اس حوالے سے اس کو بھی ابینڈن کرنا پڑا. تو کیا اثر ہوگا اس لون کا، یہ جو لون تو نہیں، جو پیسے رکھے گئے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں ہماری فورن پالیسی پر؟ جی شکریہ. یہ دیکھیے یقیناً لون ہی ہے جو کہ ماضی کے مقابلے میں ایک بڑی مختلف قسم کا قرض ہے. ایک میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ ابھی تک $3 ارب کا معاہدہ تو ہو چکا ہے، لیکن وہ جہاں تک میری اطلاع ہے ابھی تک وہ اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچے نہیں. بہرحال وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں $3 ارب ہمارے ریزروز کے ساتھ ایڈ ہو جائیں. اور یہ قرضہ 1 سال کا ہے، پھر اس کے اوپر ایک سود کی بھی رقم ہے. یہ نشاندہی یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں ہیں جو کہ ماضی میں تھے. ماضی میں تو 1974 میں لاہور میں جو اسلامک سمٹ ہوا اس کے لیے سارے کے سارا اخراجات
سعودی عرب نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد ہماری جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد 3.5 سال تک سعودی عرب نے ہمیں مفت تیل دیا، یعنی ان کی تیل جس کی قیمت یا ادائیگی مؤخر کی گئی لیکن بعد میں اسے ختم کر دیا گیا، ایک طرح سے رائٹ آف کر دیا گیا۔ اور بیچ میں 80 کی دہائی میں سعودی عرب نے جو پہلا F-16 کا 40 جہازوں کا بیچ پاکستان کو ملا تھا، جس کی قیمت $1 ارب سے زیادہ تھی، وہ باور یہ کیا جاتا تھا اس وقت کہ یہ رقم ساری کی ساری سعودی عرب نے ادا کی ہے۔ تو آج کے سعودی عرب اور ماضی کے اس قسم کے سعودی عرب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر فرحان بخاری صاحب یہ بتائیے کہ ایک امید لگائی ہوئی ہے کہ کیونکہ پیٹرولیم پرائسز عالمی دنیا میں کم ہوئی ہیں تو اس کا اثر آج نہیں کل تو پڑے گا۔ دوسرا، یہ جو رقم رکھوائیں گے سعودی عربیہ، آپ نے کہا ابھی تک پوری نہیں آئی، مگر جب رکھوایا جائے گا تو پھر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی کم آئے گا۔ کیا صحیح امید لگائی ہوئی ہے لوگوں نے؟ دیکھیے، یہ کہنا قبل از وقت ہے، قیاس آرائی کی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اگر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور اس سے روپے کی قدر تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو پھر نتیجتاً ڈالر کی قیمت مارکیٹ میں کم ہوگی۔ انٹرسٹ ریٹ بھی 1.5% بڑھا، وہ ایسا نہیں ہوا، اس کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑا ایکسچینج ریٹ پہ۔ اسی طرح IMF کے معاہدے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صاحب جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر مارکیٹس کو ایک بڑا مثبت میسج ملے گا اور اس سے فرق پڑے گا۔ سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہو گیا، ابھی تک پتہ کچھ نہیں۔ اور اب اگلی جو کڑی ہے اس سلسلے میں وہ $3 ارب کی ہے، اور پھر اس کے بعد جنوری میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، جس کے بعد اگر سب کچھ صحیح سمت میں چل پڑا تو 1 کچھ ارب کی رقم ہے جو کہ IMF سے آنی ہے۔ اور ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا یہ $4 ارب سے تھوڑی سی زیادہ رقم، یعنی IMF اور سعودی عرب کی ملا کے، کیا اس سے نتیجتاً روپے کی قدر بہتر ہوگی؟ بہرحال جو قیاس آرائی ہے، جو تجزیے مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، ان کے مطابق تو بہتر ہونی چاہیے، لیکن ہم ایک بڑی عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ انہونی باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ہمیں ابھی یہ قبل از وقت ہوگا یہ جاننا کہ یہ کس سمت میں بات جاتی ہے۔ خدا کرے کہ روپے میں پریشر جو اس وقت کافی زیادہ پریشر ہے وہ کم ہو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تو روپے کی ساکھ بہتر ہوگی۔ $4 ارب پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کے لیے پاکستان کو اندرونی اصلاحات کرنی پڑیں گی، اپنی ملک کے مسائل کو بہتر کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوں گے حالات۔ بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دورس نتائج چاہیے تو پھر ملک کے اندر اصلاحات کرنے ہوں گے تاکہ معاشی ترقی ہو سکے۔ آج کے لیے منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔